भाषा केंद्र जेएनयू के प्रोफेसर कृतज्ञ हूँ अभिधा प्रकाशन के प्रबंधक अशोक जी और एलएनटी कॉलेज की प्राचार्य ममता जी और मुजफ्फरपुर जगत में साहित्य की डंका पीटने वाले सतीश जी का, जिन्होंने नामवर जी को यहाँ स्मरण किया, जबकि आज से 4-5 महीने पहले मैं अपने केंद्र में प्रस्ताव देकर भी सफल नहीं हो सका। नामवर जी पर हमारे केंद्र में अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है कि वहाँ नामवर जी पर कोई एक छोटा सा भी आयोजन हो सके। आगे होगा पता नहीं। आज की खबर ये बात किसी ने व्हाट्सएप पर डाल दिया। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है। अशोक जी ने तो ये मान लिया कि जो व्हाट्सएप पर नहीं है वो इस दुनिया में नहीं। प्रसंग को याद आ गया तो संविधा में आप देखेंगे कि मैं नहीं, इसलिए नहीं कि मुझसे निवेदन नहीं हुआ और मैंने दिया, इसलिए कि मैं व्हाट्सएप पर नहीं, क्योंकि ये व्हाट्सएप के अलावा दुनिया में किसी चीज को महत्वपूर्ण नहीं मानते। इन्होंने अपने कंपोजिटर का मुझे ईमेल भेजा 20 दिन पहले, मैंने लिख कर दे भी दिया, और 20-22 दिनों के बाद जब ये पत्रिका मशीन पर चढ़ रही थी तब इन्होंने फोन किया कि आपका ही नहीं। मैंने कहा तो महाराज 20 दिनों में आपने वो ईमेल से मैंने भेज दिया और इनके कंपोजिटर ने ईमेल चेक नहीं किया, और उन्होंने इनको कहा, क्योंकि 15 दिनों में तो जितने ईमेल आए होंगे वो कहीं पीछे दब गए होंगे। बहरहाल आगे कभी अशोक जी चाहेंगे तो मेरा वह लेख आप सबको उपलब्ध करा देंगे। हाँ, पंडित जसराज के ये ठुमरी या की राग दरबारी जैसे गायन को सुनने में जो आनंद आता है, वैसा आनंददायक उद्घाटन भाषण अगर मेरे प्रवचन से सुनकर आप सबको भी आनंद आ गया, मुझे तो आया ही। अब आगे तरुण जी, और वो कहते हैं जहाँ तरुण जी हों और इस समय के हिंदी के शीर्षक आलोचक रविभूषण जी हों, वहां पर नामवर जी के बारे में और कुछ बोलने का की हिम्मत किसी और को नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ी सी बात का उल्लेख करूंगा। रविभूषण जी ने जितनी दिशाओं को छू छू कर बात आगे छोड़ दी, उसमें से एक आध बातें थोड़ा सा उसको प्रतिफलित करने की, प्रस्फुटित करने की चेष्टा करना चाहता हूँ कि नामवर सिंह का जो असहमति की भी स्वीकार्यता जो उनमें थी, अक्सर कहा करते थे कि अपनी मान्यता पर डटे रहने के बावजूद प्रतिपक्ष से सहमति की संभावना बने रहने देना चाहिए। यही उनके संवाद का सूत्र था, जिस पर विस्तार से रविभूषण ने चर्चा की। उन्होंने उनके लेखन की शुरुआत 1941 में आप सबको बताई, क्षत्रिय मित्र पत्रिका में 1941 में उनकी एक कविता छपी, जिससे पहले वे छंद के दोहा, सवैया और मंदाक्रांत, कई तरह के जो उस समय के छंद हुआ करते थे, उसमें इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि एक छोटी सी कविता, जब वो 15 वर्ष की आयु में थे 1941 में, तब उन्होंने जो कविता लिखी थी वो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें आप उनकी छंद की दक्षता और 15 वर्ष की आयु में उनकी सामाजिक बौद्धिक चेतना को ध्यान में रखकर ये सुनना पसंद करेंगे। शायद बुरा जमाना, बुरा जमाना, बुरा जमाना, लेकिन मुझे जमाने से कुछ भी तो शिकवा नहीं है, दुख ही क्यों हुआ मेरा आना, नहीं है दुख की क्यों हुआ मेरा आना, ऐसे युग में जिसमें ऐसी ही
बही हवा, गंध हो गई मानव की, मानव को दुस्सह, शिकवा मुझको है जरूर लेकिन वह तुमसे, जमाने से तुमसे, तुमसे जो मनुष्य होकर भी गुमसुम से, तुमसे जो मनुष्य होकर भी गुमसुम से, पड़े कोसते हो बस अपने युग को रह रहा, कोसेगा तुमको अतीत, कोसेगा भावी, वर्तमान के मेधा बड़े भाग से तुमको, मानव जय का अंतिम युद्ध मिला है चमको, ओ सहस्र मानव जय का अंतिम युद्ध मिला है चमको, ओ सहस्र जनपद निर्मित चिरपथ के दावी, तोड़ अद्रिका वक्ष, अद्रिका कहते हैं पर्वत, तोड़ अद्रिका वक्ष क्षुद्र तृण ने ललकारा, बद्ध गर्भ के अर्भक ने है तुम्हें पुकारा, अर्भक कहते हैं बच्चे, बद्ध गर्भ के अर्भक ने है तुम्हें पुकारा। यह चेतना 15 वर्ष की आयु में जिस नामवर सिंह को हुई थी, अपने त्रयी में रघुभूषण जी ने तो दूसरा नाम लिया नामवर सिंह का, वह त्रयी मेरा भी है पर मैं पहला कहता हूँ नामवर सिंह का। अब ये अलग बात है कि मैं क्यों पहला कहता हूँ, बड़े भाई रघुभूषण जी उन्हें क्यों पहला कहते हैं, पर ये जानकारी दूं आप सबको कि ये जब नामवर जी का यह लेख सब साधना वाला छप गया था, जिसकी ओर इशारा कर दिया है पहले ही रघुभूषण जी ने, उसमें कहीं भी रामविलास जी के लिए असहमति है, अभद्रता भी है। उस लेख को जमाने ने वो 99 से लेकर 2004 तक के बीच में जो जमाना आया था, उस जमाने को लोगों ने कैसा लिया कि मैं उन दिनों नेशनल बुक ट्रस्ट में नौकरी करता था, मैंने एक आधुनिक साहित्य पर सेमिनार आयोजित कर रखा था। उस सेमिनार के विषय को ध्वस्त करके नया जमाना आ गया था, और नए जमाने में रामविलास जी जैसे विशाल बरगद की एक टहनी कहीं से तोड़ ली उस लेख के कारण, और रामविलास जी को कुछ और साबित करने के लिए कुछ और तरह के लोगों को बुलाकर कुछ और बातें कराई जाने लगी विद्वज्जनों से, जिसमें मुझे श्रोतागण में बैठ कर यह सुनना पड़ता था अपने कलीग से कि देखो तुम्हारे गुरु जी को गाली दी जा रही है मंच से। तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे गुरु जी इतने महान थे कि जिन पर सेमिनार हो रहा है उन पर चर्चा कम हो रही है, और मेरे गुरु जी को पर चर्चा ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोग उन्हें गाली देकर ऐसी हैसियत हिंदी साहित्य में हुए हैं जिनका जीवन कई सारी किताबें हैं। ही एक कविता के नए प्रतिमान की चर्चा की थी रघुभूषण जी ने, और वह किताब उन्होंने 15 दिन में अपने गुरु जी को जवाब देने के लिए लिखी, क्योंकि 1964 में मुक्तिबोध का निधन हुआ था, और 65 मात्र में ही मुक्तिबोध को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल सकता था, क्योंकि 65 में न दिया जाता तो आगे से उन्हें पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। और उस समय द्विवेदी जी साहित्य अकादमी के संयोजक थे हिंदी, और नामवर जी ने सोचा कि उस समय तो ये मोबाइल का जमाना था नहीं, चिट्ठी लिखेंगे सब नहीं है, तब पहुंच गए द्विवेदी जी के यहाँ और कहा कि ये इस बार का पुरस्कार के नाम होना चाहिए। द्विवेदी जी ने कहा उन्हें तुम पुरस्कार देने के लिए कहा, और वहीं से गुस्से में लौटे नामवर सिंह ने मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष को रेखांकित करते हुए मुक्तिबोध को स्थापित करने की वह पद्धति थी नामवर सिंह की। नामवर सिंह का जीवन संघर्ष मुक्तिबोध के आत्मसंघर्ष की तरह ही ऐसा रहा कि जहां रहे
वहां संघर्ष से घिरे। जोधपुर में भी संघर्ष किया और सागर में आज भी वह दंत कथाएं चल रही है और नामवर जी को लांछित किया जाता है, पर किसी दूसरे व्यक्ति के लांछन के से, दूसरे व्यक्ति के सिर से, उस समय के स्वनामधन्य आलोचक के सिर से लांछन का जो कालिक था वो मिटाने के लिए नामवर जी को वहां से निकलना पड़ा। और जब जेएनयू आए तो जेएनयू को उन्होंने ऐसा बनाया जो उल्लेख रविभूषण जी कर रहे थे कि वे छात्र जीवन से ही सुना, मैंने देखा तो नहीं, पर जब एमए पास करने के बाद तत्काल उनको क्लास दी जाने लगी और क्लास में देखा गया एक अंग्रेजी के प्रोफेसर बगल से जा रहे थे और देखा कि खिड़की से झांक करके कुछ उस समय के नौजवान उनकी बात सुन रहे थे। तो बाहर से अंग्रेजी के एक प्रोफेसर जा रहे थे, नाम इस समय याद नहीं है, उन्होंने कहा कि इनसाइड आई थिंक समथिंग ग्रेट ही इज स्पीकिंग, so these young boys and girls are standing aside window। ऐसे वक्ता तो वे थे ही, मगर जेएनयू में अपने छात्र जीवन में जो मैंने देखा है कि आज हम लोग यूं ही नहीं कहते कि हम उस हिंदी में लिखते पढ़ते हैं जिसमें नामवर सिंह हुए, क्योंकि नामवर सिंह के श्रोता और नामवर सिंह के अध्येता केवल हमारे भाई चंद्रभानु जी और तरुण जी हमें समर्थन देंगे कि हमारे सेंटर भारतीय भाषा केंद्र में नहीं, इतिहास के विद्यार्थी भी उतने ही नामवर जी को पढ़ते थे जितने विपिन चंद्रा और रोमिला थापर को पढ़ते थे। ध्यान है मुझे कि जब नामवर जी का विदाई समारोह हो रहा था, उसमें प्रमोद तलगेरी उस समय के जर्मन भाषा के डीन थे, बाद में वाइस चांसलर भी हुए, और उनके बोलने का जब अवसर आया तो प्रमोद तलगेरी ने कहा कि जर्मन लिटरेचर में जब कहीं मैं बहुत गहरे तौर पर उलझ जाता हूँ तब मैं नामवर जी और उधर से साफ होकर वापस आता हूँ। एक बार अभी जिन दिनों नामवर जी हॉस्पिटलाइज थे उसके थोड़े ही दिन बाद चले गए, फरवरी 2019 में अमर उजाला ने 2 पुरस्कार एक साथ बड़ा संभवतः 5-5 लाख का घोषित किया था, एक हिंदी के लिए और एक हिंदीतर भाषा के लिए। हिंदीतर भाषा में गिरीश कर्नाड थे, वे भी आईसीयू में थे और नामवर जी भी आईसीयू में थे। नामवर जी इस हाल में तो थे नहीं कि वे ऑनलाइन भी आ सकते, लेकिन गिरीश कर्नाड ऑनलाइन पुरस्कार समारोह में शामिल हुए थे। नाक में वो सब सारा कुछ लगा हुआ था। उन्होंने सिर्फ 2 वाक्य कहा कि मैं इस सम्मान के लिए अमर उजाला परिवार का कृतज्ञ हूँ, पर इससे बड़ा कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने यह सम्मान मुझे नामवर सिंह के साथ नामवर सिंह की अंत्येष्टि से लौटने के बाद जब मैंने अपने सेंटर में खबर की, जो उन दिनों में छुट्टी पर नहीं था, अभी मैंने अपनी पीड़ा इसलिए बताई कि इस समय मैं सबेटिकल लीव पर हूँ, इसलिए ऑफिशियली मैं केंद्र में कुछ कर नहीं सकता। उन दिनों छुट्टी पर नहीं था तो पीएचडी से लौटते हुए ही मैंने सेंटर में खबर की कि आज हम नामवर जी पर कंडोलेंस करेंगे। और उन दिनों कन्नड़ के एक पुरुषोत्तम विनिमलय भारतीय भाषा केंद्र में कन्नड़ चेयर में प्रोफेसर थे। मेरे आते ही उन्होंने कन्नड़ में ये पोस्ट डाला। आधे घंटे में 4000 उस पोस्ट पर कन्नड़ भाषा में कमेंट, आगे के आधे घंटे। ये नामवर सिंह की बाहर की दुनिया में, हिंदी से बाहर की दुनिया में यह स्वीकार्यता थी। और उनके मुहावरेदार प्रयोग, उनकी भाषा की लचक, ये सब तो था ही कि धन्य है वह हृदय जिसमें हिडम्बा और ब्रह्मा एक साथ विराजमान।
अपने समय के किसी बड़े विद्वान पर ये कटाक्ष किया था। जब मैं इग्नू में था तो उन्हें बुलाया गया था एक भाषण देने के लिए भूमि पर, और वे वक्तव्य दे रहे थे तो नीचे से किसी ने एक सवाल किया, सवाल जवाब के दौरान, और सवाल में कहा कि आप लोग बताते हैं कि आप अपनी ही बात को कंसिस्टेंट रहने के चक्कर में खंडित करते रहते हैं। तो फिर बैठ गया। नामवर जी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, अपने को सुधारते जाने में क्या दिक्कत है। जब मुझे रेणु अच्छे नहीं लगे थे, मैंने कहा, बाद में मुझे सब महसूस हुआ कि मैंने गलत किया। बाद में कहा कि उस समय मैं गलत था, तो इसमें दिक्कत क्या है। वो बालक फिर खड़े हुए। इस बार नामवर जी ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कुछ नाम बताया, कोई सिंह। तो नामवर जी ने कहा, बैठो, आपको भगवान भी नहीं समझा सकते। अच्छे भले आदमी के नाम के आगे सिंह लगा दीजिए, वो पागल हो जाता है। ये जो यह चुटकी लेने की पद्धति में तो रहती थी। तो कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, कई विश्वविद्यालयों में जाकर जो उन्होंने सुधार किया वह, और जिधर इशारा किया भाई चंद्रभूषण जी ने कि वे चाहते तो CIL फ्रैंकफर्ट बन सकता था। मुझे उसी समय याद आया कि मेरे गांव में, आप लोग बुरा न माने तो मैं साथ ही स्पष्ट ही कर दूं, जातिवादी, जाति सूचक नाम है। छोटा सा गांव है, बीच में कुछ धानुक जाति के लोगों का टोला है, उधर राजपूत का है, इधर ब्राह्मण का। तो राजपूत टोले से एक भूपनारायण सिंह आ रहे थे, और मनोहर कामत के कुएं पर एक आदमी नहा रहा, और मनोहर वहां खड़े थे। तो भूप सिंह ने पूछा, मनोहर के छोड़े। मुझे लगता है ये मैथिली का वाक्य तो आप लोग समझ गए। मनोहर के छोड़ी दे। तो मनोहर ने कहा कि हो काका, कहने तो रहिए जमा नामवर जी ने CIL को फ्रैंकफर्ट बनाना ही चाहा, लेकिन चाहने के बाद की स्थिति तो भिन्न होती है। फिर लोगों में जो स्वाधीनता आंदोलन के बाद, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जो विद्वानों में कुत्ते पालने की उनके लिए कुछ माउथपीस बने रहे, तो नामवर जी ने कुत्ते तो नहीं पाले, लेकिन उनके बनाए हुए लोगों को कुत्ते पालने की इतनी बुरी लत लग गई कि उन्होंने अपने अपने हिसाब के लोगों के अपने अपने कीर्तनिया भजनिया बनाने की जो उनके शौक चरमराए, उससे CIL फ्रैंकफर्ट होते होते रह गया। और उन्होंने भारतीय भाषा केंद्र, ये भारत देश का एक नायाब केंद्र है जहाँ साहित्य को समाज शास्त्र के माध्यम से पहचाना जाए। हम आप सब जानते हैं कि भाषा की साहित्य लिखा जाता है भाषा में, भाषा उपजती है समाज में, समाज में भी उपजती है। तो कोई धीरू भाई अंबानी नहीं उपजाता उसे चंद्रभानु सिंह या चंद्रभूषण जैसे विद्वान नहीं उपजाते हैं। वे कोई जो खेत में काम करने वाले लोगों ने ही निकोनी या खुरपी या लड़हा या बरेन या हरखंडा ऐसे ऐसे शब्द कामगारों ने ही बनाए होंगे। तो इसलिए नामवर सिंह ने साहित्य को पहचानने और जानने का एकमात्र माध्यम माना कि ये समाज शास्त्र के जरिए ही साहित्य की व्याख्या हो सकती है। और यही कारण है कि आप सबने शीर्षस्थ आलोचक स्वर्गीय मैनेजर पांडे की किताब साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका का समर्पण पेज देखेंगे तो उन्होंने ये लिखा है उसमें कि प्रोफेसर नामवर सिंह को, जिन्होंने हिंदी आलोचना में समाज शास्त्र को प्रवेश किया, ये जो पद्धति थी समाज
वो एक कि आलोचना का लोकतंत्र, ये भाषण संभवतः 1993-94 में नामर्सी ने साहित्य अकादमी में इस विषय पर दिया। और उस लोकतंत्र में, उस भाषण में उन्होंने ये कहा कि आलोचना क्या फिलॉसफी होगी, क्या हुआ अर्थशास्त्र, या उसे हम दर्शन शास्त्र में डाल दें ताकि उसे पढ़ना ही ना कोई चाहे। आलोचना तब तक आलोचना नहीं हो सकती जब तक वह पाठकों के हृदय में रचना के साथ साथ भीगने की चेष्टा न करे। और यह काम नामर्सी ने अपने आलोचना लेखन से किया। वो एक वाक्य उनके गुरुत्व की जो लेख यदि बाद में अशोक जी ने छापा, तो मैंने उस लेख का शीर्षक लिखा है गुरुत्व के गरिमा के गुरु। रविभूषण जी ने इशारा किया कि आज के गुरु अपने शिष्यों की चिंता कितनी करते हैं। मेरी जब पहली भेंट हुई थी और पहली भेंट में मेरे जैसा गरीब व्यक्ति जो बाढ़ के पानी में बहता हुआ छोटा सा तिनका था और बहते बहते दिल्ली चला गया, और चूंकि नामवर जी को पढ़ चुका था इसलिए मिलने चला गया, और पहली ही मुलाकात में उस तिनके को नामवर सिंह ने जिस तरह का समर्थन दिया कि वो जब बाहर निकला, मैं तो मेरे शरीर में मुझे लगा कि 50 हाथी का बल आ गया और मैं स्वयं उनसे मैंने उल्लेख किया था कि मैं यहाँ आ तो गया हूँ, आपके साथ काम करने की इच्छा है। मैं गया था कि दिल्ली के लिए मिल लूँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ दिल्ली नहीं होता है, डायरेक्ट पीएचडी में चाहो तो एडमिशन, वो सब किया। वो लंबी कहानी है। मगर जब मेरा नामांकन हो गया तो एक दिन राम दुलारे जो अपने को थे तो चपरासी, पर अपने को कभी उन्होंने नामवर सिंह से छूटा नहीं। वो बड़े बड़े लोगों को मुझे अपना स्टूडेंट मानता था दुलारे। तो मेरे हॉस्टल में आए कि डॉक्टर साहब ने याद किया, तो मैं गया। तो नामवर जी घर जाने के बहाने ही ढूंढता रहता था। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुमने पहली भेंट में कहा था कि तुम घर में कमाने और सब कुछ करने वाले तुम ही हो, घर में कोई साधन नहीं है, तो यहाँ आ गए हो, कैसे चल रहा है? मैंने उन्हें बताया कि 2 ट्यूशन पकड़ लिया है और अखबारों में लिखता हूँ तो 1000 रुपया उससे आ जाते हैं महीने के, और 2 ट्यूशन से 1000 आ जाते हैं। उन्होंने बैग निकाला और उस पर लिखा विभांशु विद्यालय राष्ट्रीय सहारा, और बाकी सारी बातें लिखी। अंतिम लाइन लिखा कि आपके सिवा ये हमारे यहाँ मेधावी छात्र दीपशंकर नवीन ने दाखिला लिया है, आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जिनसे मैं इनकी सिफारिश कर सकूं। इनको अपने यहाँ काम देकर आपके संस्थान का अभ्युदय होगा। ये वाक्य देखिए कि उन्होंने न खुद वे छोटे हुए न मुझे छोटा किया। ये नहीं कहा कि इनका उपकार कीजिए। उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि इनको अपने यहाँ काम देकर आपके संस्थान का अभ्युदय होगा। स्वयं अपनी गरिमा और अपनी महिमा के साथ साथ अपने शिष्यों की गरिमा को भी नामवर सिंह बनाए रखना चाहते थे। ऐसे नामवर सिंह कोटि